हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो इलेक्शंस का टाइम है एंड मुझे लगा कि मुझे कुछ वीडियोस बनाने चाहिए पॉलिटिक्स के ऊपर, राइट। हम लोग जैसे देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी को तो हमारे यहाँ पे इतना टाइम हो गया है, फिर भी बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। अभी भी हम एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी नहीं है, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी नहीं है। सो पहले बात करते हैं डेमोक्रेसी की ही। जैसा कि हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी जो है इन इट्स फॉर्मल फॉर्म, इट स्टार्टेड इन एथेंस इन 500 बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। तो जो एक प्रॉपर डेमोक्रेसी जो होती है जिसमें सीक्रेट बैलेट से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज किए जाते थे, वो एथेंस में शुरू हुई। इंडिया में वो हमारे यहाँ इसके बाद शुरू हुई, तमिलनाडु में पहला इंस्टेंस मिला। लेकिन उससे भी पहले जो 500 बीसीई में जब एथेंस में शुरू हुआ, उससे भी पहले हमारे देश में डेमोक्रेसी के एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल वाजी, जो 16 महाजनपदों में से एक था, वहाँ पे ऐसे ही होता था कि जो जो भी रूलर्स हैं, जो भी रूल करते थे, दे रेगुलरली यूज्ड टू होल्ड असेंबलीज, देन रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशंस। इंटेलिजेंसिया की बहुत रिस्पेक्ट थी, वो कुछ भी अच्छा आइडिया दे रहे हैं, कुछ भी अलग से कुछ भी सोच रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, वो सुना जाता था, माना जाता था। तो काइंड ऑफ डेमोक्रेसी ही थी। एंड उसके अलावा अगर हम बात करें लिच्छवी, जो एक स्टेट था, वैशाली जिसकी कैपिटल थी, वहाँ पे भी ऐसे सुनने में आता है कि कुछ 2500 से भी ज़्यादा राजा थे जो रूल करते थे। अब 2500 से ज़्यादा रूलर्स हैं तो हम उसको मोनार्की तो कह नहीं सकते, क्लैन ओलिगार्की भी नहीं कह सकते। आई थिंक इट लाइट समवेयर बिटवीन क्लैन ओलिगार्की एंड डेमोक्रेसी, मतलब गण संघ से लोकतंत्र के बीच में कहीं वो स्टेट लाई करता था। सो डेमोक्रेसी से हमारा रिलेशन तो बहुत पुराना है, हमारा एक्सपीरियंस बहुत पुराना है, बहुत पहले से हम जानते हैं। और आज हो गया है 2024, तो लगभग कितने 20-29 ईयर्स हो चुके हैं इंडिया में डेमोक्रेसी आए। किसी भी, चाहे वो अच्छी तरह से सीक्रेट बैलेट के फॉर्म में हो या जैसे भी हो, मतलब हमें पता था 20-29 ईयर्स बैक हमें इसके बारे में पता था। बट अभी भी इंडिया जो है डेमोक्रेसी के फर्स्ट स्टेज पर ही है, यानी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। जो पहला स्टेज है डेमोक्रेसी का, वो यही है कि हम फ्री एंड फेयर मैनर में, सेफ इन्वायरमेंट में इलेक्शंस कंडक्ट करा रहे हैं। हालांकि उस पर भी क्वेश्चन मार्क है कि फ्री एंड फेयर है कि नहीं, या पहले कभी थे कि नहीं। ठीक है, ईवीएम्स को लेकर भी क्वेश्चंस हैं। बट अगर हम देखते हैं वेस्टर्न डेमोक्रेसीज को, स्पेशली जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, वहाँ पे बहुत एडवांस्ड डेमोक्रेसी। आप हर साल देखोगे यूरोपियन कंट्रीज़ में कहीं ना कहीं सरकार के अगेंस्ट कुछ प्रोटेस्ट होता है, और वहाँ पे ऐसे इजी भी नहीं होता सरकार के लिए दबाना। जैसे इंडिया में कुछ भी कह के होता है ना, कुछ भी कह के सरकार टाल देती है कि अरे तुम तो ऑपोजिशन वाले हो, अरे तुम तो ऐसा बोल रहे हो, पाकिस्तान जाओ। मैं सिर्फ इस पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, हर पार्टी की बात कर रही हूँ। हमेशा से प्रोटेस्ट जो है वो उसको बहुत ईजिली, मतलब कुछ समझा ही नहीं जाता। एंड इवन वहाँ पे तो ऐसा है कि रिकॉल का ऑप्शन भी है, कि आपने किसी को चुनकर भेजा, अब अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहा है तो आप उसे वापस बुला सकते हो। उसे हटाने के लिए आपको 5 साल तक मतलब अगले इलेक्शन तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है, 5 साल उसको झेलने की ज़रूरत नहीं है। खैर वो तो अभी एक डिस्टेंट ड्रीम है, इंडिया में पता नहीं कब आएगा। तो मेरी बात ये है कि इतने साल हो चुके हैं, बट अभी भी डेमोक्रेसी इतनी वीक क्यों है इंडिया में? एक ऐसी गाड़ी की तरह है हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी, जिसकी हालत खस्ता है, उसके शीशे कांच सब टूट चुका है, टायर्स फ्लैट होने वाले हैं, पेट्रोल भी थोड़ा सा बाकी है, बस जैसे तैसे चल रही है। ठीक है, तो ये है किस लिए? इसका कारण ये है हमारी स्लेव मेंटालिटी। ठीक है, जब स्टार्ट तो इतना पहले हो चुकी थी डेमोक्रेसी, पर फिर बीच में ऐसा क्या हुआ? बीच में अगर हम देखें एंशिएंट टाइम्स में, तब तो राजे महाराजे काफ़ी ठीक थे, काफ़ी सही रूल होता था, गण संघ जो थे, ओलिगार्की भी प्रैक्टिस होती थी, बहुत सारी चीज़ें थी, तो ठीक था। पर समय के साथ वो थोड़ा ख़राब हो गया। समय के साथ हमारे जो रूलर्स थे, वो काफ़ी एरोगेंट हो गए, वो काफ़ी ऑटोक्रेटिक हो गए, अथॉरिटेरियन वो हो गए। उसके बाद मिडीवल टाइम्स में हम देखते हैं, चाहे हिंदू राजा हो, वो भी ऐसे ही थे, थोड़े से बुरे ही थे। एंड जो इन्वेडर्स आए, उन्होंने तो तबाही ही मचा दी। उसके बाद ब्रिटिश आए, तो हमारे अंदर ना स्लेवरी कहीं ना कहीं एकदम जम गई है, जैसे हमारे डीएनए में ही आ गई है। आज़ादी तो हमें मिल गई 1947 में, बट आज भी इंडिया का जो वोटर है, जो सिटीजन है, वो अपने आप को बहुत छोटा महसूस करता है, राइट। आप देखोगे कि जैसे भी मान लो आपके सामने कोई लीडर आ जाए, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आ जाए, तो लोग ऐसे मतलब ऑस्ट्रक हो जाते हैं उनको देख के, कि जैसे पता नहीं साक्षात भगवान ने ही दर्शन दे दिए हों, और बस उनके पैरों में पड़ जाएंगे और बोलेंगे कि हम तो बस धन्य हो गए, हमें और तो कुछ चाहिए ही नहीं, हमें बिजली पानी कपड़ा वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, बस हम तो यही पाकर खुश हैं।
तो ये जो है ना पर्सनैलिटी कल्ट का कल्चर, ये बहुत ख़राब है और ये स्टार्टिंग से ही है इंडिया में। चाहे आप नेशनल लेवल पे देखो, काफ़ी सारे ऐसे लीडर्स आए हैं जिनको हमने देश से भी ऊपर कर दिया। रीजनली भी हैं ऐसे लीडर्स जो किसी एक रीजन में बहुत ही पर्सनैलिटी कल्ट माने जाते हैं। तो हमने उनको देश से भी ऊपर कर दिया, तो ऐसे पेडेस्टल पे बिठा दिया, जहाँ से उसको क्रिटिसाइज़ करना एक पाप जैसा दिखने लग गया कि अगर कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो वो तो बहुत बुरा है, ठीक है? ये एक हम लोगों के माइंड में ये मेंटालिटी बन गई है। पर जबकि देखा जाए तो देश से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। एंड देश का मतलब क्या है? देशवासी। तो एक्चुअल में सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है? वोटर्स के पास, सिटीज़न्स के पास, राइट? पर ये इम्पोर्टेंस जो हमारे पास है, जो हमारे पास ये पावर है, हम इसको रियलाइज़ ही नहीं करते। हम लोगों का क्या है ना कि हम सोचते हैं कि बस जैसे मतलब हमारे पास कोई भी लीडर आता है, हम किसी को चुन के भेजते हैं, तो हमें लगता है कि वो काम करके जैसे हमारे ऊपर एहसान कर रहा है। वो चुन के हमारे ऊपर एहसान कर रहा है, जबकि एहसान कौन कर रहा है? एहसान मानो या जो भी मानो, वो तो वोटर ही कर रहा है। अगर कोई किसी को हमने बहुत बड़ा बना दिया है, कोई पीएम बन गया है, कोई सीएम बन गया है, कितना भी बड़ा लीडर बन गया है, उसको बनाया किसने? ऑब्वियसली सिटीज़न्स ने ही बनाया। तो अब किंग बड़ा है या किंग मेकर? ऑब्वियसली किंग मेकर। पर ये चीज़ हम रियलाइज़ नहीं करते। हम अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते हैं। एंड वैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने तो हमें बहुत राइट्स दिए हैं। अगर आप पढ़ोगे फंडामेंटल राइट्स और बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं और इलेक्शन का जो भी एक्ट है, उसको अगर आप थोड़ा-सा भी पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि स्टेट ने तो हमें बहुत पावर्स दी हैं, बहुत राइट्स हैं। उसमें तो ये भी लिखा है कि हम पीएम को भी क्वेश्चन कर सकते हैं, हम प्रेसिडेंट को भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्टीमेट सोवरेन पावर जो गवर्नमेंट एक्सरसाइज़ करती है, उसका सोर्स क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट? बट एक्चुअल में ऐसा देखने को नहीं मिलता कि हम किसी को क्वेश्चन कर पाएँ। क्यों? क्योंकि वो लीडर हमें कुछ समझता ही नहीं। और वो हमें क्यों नहीं समझता? क्योंकि हम अपने आप को कुछ नहीं समझते, राइट? हम अपने आप की ही वैल्यू नहीं करते। हमारे अंदर वो सेल्फ रिस्पेक्ट, वो कलेक्टिव कॉन्शियस अभी तक आया ही नहीं है। ऐसे तो देखो डेमोक्रेसी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हमारे सिस्टम को अगर क्लींस करना है, ठीक करना है, इसे एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंट डेमोक्रेसी बनाना है, तो बहुत सारे रिफॉर्म्स की, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। बट सबसे इम्पोर्टेंट है जनता का ये जानना कि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। जनता ही जनार्दन है, राइट? सो अब ये चीज़ देखो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने तो सब कुछ हमें दे दिया, पर हमारे अंदर अभी भी वो हीन भावना है। कोई भी आता है हमें बेवकूफ़ बना जाता है। पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी आई, उसने गलत काम किए, करप्शन किए या बहुत कुछ किया। फिर एक दूसरी पार्टी आई, उसने कहा कि उसने क्वेश्चन किया पहली वाली को, उसको क्रिटिसाइज़ किया कि इन्होंने ऐसा किया है, उसको एक्सपोज़ किया और हमें मौका दो, हमें वोट दो, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। तो हमें लगा कि हाँ, शायद ये ठीक कह रहा है, इसको मौका दे देते हैं। पर उसने भी ऐसा ही कर दिया। फिर कोई तीसरी पार्टी आती है, वो कहती है ये गलत है, मुझे मौका दो, मैं ठीक कर दूँगा, राइट? तो अब एक बार अगर हमें कोई बेवकूफ़ बनाता है, तो समझ में आता है कि हम अवेयर नहीं थे या हम सच में मूर्ख थे। लेकिन बार-बार अगर कोई हमें बेवकूफ़ बना रहा है, तो यानी कमी हमारे अंदर ही है, राइट? हर कोई ऐसा ही कर रहा है एंड बहुत ईज़िली मतलब नैरेटिव्स चला के और एक के ऊपर दोषारोपण करके लोग मतलब हमें अपने साइड कर लेते हैं। ये पार्टी के मतलब ऐसा ही है, जो लोग हैं वोटर्स या तो इस तरफ या उस तरफ। एक्चुअल में देखा जाए तो सब एक जैसे ही हैं। तो कोई न्यूट्रल नहीं रहता या इंडिफरेंट नहीं रहता, क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं है। बहुत ईज़िली किसी की बातों में भी आ जाते हैं। तो कारण इसका यही है कि हमारे अंदर वो सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। एक बहुत फ़ेमस कहावत है इंडियन वोटर्स के बारे में, सिटीज़न्स के बारे में, कि यहाँ पे अगर सरकार लोगों को कह देना कि हाथ जोड़ो, तो लोग सिर झुका लेते हैं। थोड़ा-सा जैसे सिर झुकाना हो गया। सिर झुकाने को कहे तो वो लोग सजदा करने लगते हैं। सजदा जो बिल्कुल ही वो याद होगा अगर आपको दिल्ली सल्तनत के टाइम पे आधा झुक के, या वो मूवी में दिखाया था ना थ्री इडियट्स में, वो जहाँपनाह ऐसे करके तुसी ग्रेट हो, तोहफ़ा कबूल करो, उस टाइप का। तो वो करने लग जाते हैं। और अगर हाथ झुकने के लिए कहो, तो लोग तो पाँव में पड़ जाते हैं, पैरों में गिर जाते हैं या क्रॉल करने लगते हैं। तो जनता इतनी ज़्यादा डरती है सरकार से और वो अपने आप को कुछ समझती ही नहीं है। मतलब वो स्लेव मेंटालिटी अभी तक है हमारे अंदर, अभी तक वो आया ही नहीं है, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। एंड अब जो इंसान में कॉन्फिडेंस नहीं है, जो मूर्ख है, तो उसको तो एक्सप्लॉइट किया ही जाएगा। इसलिए सबको पता है, सारे लीडर्स जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कि जनता में तो कुछ है ही नहीं, कुछ उनके अंदर है ही नहीं, इसलिए कोई भी आके बेवकूफ़ बना जाता है। और इंडिया में इसलिए तो इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई अच्छा काम करने के लिए, डेवलपमेंट की कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे जो भी वो बातें कहते हैं, कुछ भी जो काम करते हैं, जो ड्रामा करते हैं, उसके बेसिस पे उनको वोट मिल जाता है।
तो एक्चुअल में हमारे वोट की कीमत देखा जाए तो कितनी सस्ती है, मतलब उन्होंने सस्ती बना रखी है ना कि इनके लिए इनको इम्प्रेस करना है तो इनको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, थोड़ा सा वो ऐसे करके हाथ हिला दिया, इनकी लोकल लैंग्वेज जो भी है उसमें कुछ बोल दिया, या इनका जो भी कुछ खाना है, जैसे मान लो बिहारी इलेक्शंस हैं तो लिट्टी चोखा खाते हुए फ़ोटो खिंचा ली, गुजराती इलेक्शंस हैं तो वो ऊंधियू खाते हुए वो खिंचा ली। एंड लोग इतने औसरक हो जाते हैं कि देखो कितने हम्बल इंसान हैं, हमारे कल्चर को अप्रिशिएट कर रहे हैं, देखो पत्ते की प्लेट में खा रहे हैं, कितने हम्बल हैं। मतलब लोग ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों में, बेकार की चीज़ों में इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो ये नहीं समझते कि पावर असल में हमारे पास है और ये सब ड्रामेबाज़ी है। सभी लोग ये करते हैं। अभी सब आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आ रहे होंगे वोट माँगने के लिए और वो सब झूठे वायदे करने के लिए। बाकी अदरवाइज़ ये दिखाई नहीं देते कभी भी, ठीक है? सो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पहला स्टेप है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने का, ताकि ये लोग आपको फॉर ग्रांटेड ना लें, वो है आपके अंदर कलेक्टिव कॉन्शियस का जागना, सेल्फ रिस्पेक्ट का जागना और अपने अधिकारों के बारे में पता होना। वोटर लिटरेसी के बारे में सब बात करते हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितनी भी पार्टीज़ हैं, बट उन्होंने वोटर लिटरेसी को सिर्फ वहीं तक सीमित कर रखा है कि अगर आप 18 साल से ऊपर हो तो आपको वोट देना चाहिए, ये आपका अधिकार है। उससे आगे वो कुछ नहीं बताते, क्योंकि उससे आगे अगर जनता को पता लग गया तो उनके लिए रूल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो क्या है, यही एहसास कि आप ही सब कुछ हो, जनता ही जनार्दन है, किंग मेकर बड़ा है, किंग बड़ा नहीं है। ये बात जिस दिन हम लोग रियलाइज़ कर लेंगे, हर एक इंडिया का वोटर, तो चाहे कोई भी कितना बड़ा पर्सनैलिटी हो, कोई कितने ही बड़े राजघराने का है, कोई कितना ही बड़ा सेलिब्रिटी हो, तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे लिए वो एक एक कैंडिडेट है और हम उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे ना। जब हम किसी को वोट दे रहे हैं तो यानी क्या है, हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हम तुझे चुन रहे हैं, तुम जाओ और हमारे लिए काम करो। काम नहीं करोगे तो अगली बार वोट आउट कर देंगे। तो देखा जाए तो इसमें बड़े तो हम हैं, बट हम वैसा फ़ील नहीं करते और जो भी पॉलिटिशियन हैं, वो हमारी इसी कमज़ोरी पे खेलते हैं। सो ये वीडियो आप सबके साथ शेयर करना। पहला स्टेप यही है, बाकी चीज़ें बाद में है। पहला ये है, देखो कॉन्फिडेंस ब्रिटिश ने हमारा ऐसा मारा कि अभी तक वो वापस ही नहीं आया है और जो इंडियन लीडर्स हैं, उन्होंने कभी उसको जगाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो उनके फ़ायदे में ही है। जिस दिन जनता पढ़ लिख लेगी, उसको अवेयरनेस आ जाएगी अपने अधिकारों के बारे में, तो इनके लिए रूल करना मुश्किल हो जाएगा। सो शेयर करना इस वीडियो को। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।